हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? वेलकम टू आवर चैनल। टुडेज टॉपिक इज लाइबिलिटी फॉर डेंजरस कैटल्स. It is a topic from Law of Torts. Let's start. If X transfers some dangerous cattle to Y, and Y may be injured by the cattle transferred to him, sometimes the cattle may be transferred further. Example: X transfers the cattle to Y, and Y transfers the cattle to Z, and now Z may be injured. We will see the liability of the transferee, that is X, of the cattle. Now you will see the diagram, that is in case 1 and case 2. Case 1, immediate transferee, when X transfer the cattle to Y and Y get injured. And the second case, ultimate transferee, when X transfers the cattle to Y and Y transfers the cattle to Z and Z injured. Now we have to see where X is liable and how much liable for the injury caused to Y in the case 1 and the injury caused to Z in the second case. Now we will further discuss these two types. First we will discuss liability towards the immediate transfer. In this transfer is of cattle from one person to the another. This is by a contract or a way of gift or by loan. When the cattle is transferred under a contract, जब इस तरह के कोई डेंजरस कैटल ट्रांसफ़र किए जाएंगे अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, दिस विल रेगुलेट बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ये दिस टर्म्स में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. जब कभी भी इस तरह का कोई ट्रांसफ़र होगा कैटल्स का, तो उसको रेगुलेट किया जाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के साथ. ये टर्म्स एक्सप्रेस भी हो सकती हैं और इम्प्लाइड भी हो सकती हैं. Now let's see an example. In a contract of sale of good, there is a certain case an implied condition that the goods shall be reasonable fit for the purpose which they are required by the buyer. If the good contain harmful ingredient causing the damage to the purchaser, the seller is liable for that. Let's understand it with the example. Thus, when the woolen underwear caused damage to the buyer because express of certain chemical in them, a hot water bottle burst when it was being properly used, the seller was held liable. इसमें बताया कि सेल्स ऑफ गुड्स का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर ये पहले से ही होता है कि अगर किसी तरह का कोई प्रोडक्ट के अंदर डिफेक्ट है तो उसकी लायबिलिटी मैन्युफैक्चर की होगी. एग्जांपल के लिए हम कोई वूलन इनरवियर्स ख़रीदते हैं जिसके कारण हमें कुछ रैशेस या कोई इस तरह की बीमारी हो जाती है जो कि उसमें अत्यधिक केमिकल की वजह से हुआ है, तो वो बायर का फॉल्ट है, बायर उसके लिए लायबल होगा. इसी तरह एक हॉट बोतल है जिसका हमने प्रॉपर यूज़ भी किया लेकिन वो ब्रस्ट हो गई, तो ये भी लायबिलिटी किसकी होगी? सेलर की होगी. आगे देखते हैं. व्हेन अ पर्सन ट्रांसफर गुड टू अनदर पर्सन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, his liability arises not only under the law of contract but there can also be concurrent liability in tort of negligence. जो सेलर है उसकी लाइबिलिटी ना केवल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होगी बल्कि लॉ ऑफ टोर्ट के अंदर ऑफ नेग्लिजेंस उसकी लाइबिलिटी होगी. अब एक केस देखते हैं. इन क्लार्क वर्सेस आर्मी एंड नेवी कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, द प्लेंटिफ परचेज अ टिन ऑफ क्लोरिनेटेड लाइम फ्रॉम द डिफेंडेंट स्टोर. कि जो प्लेंटिफ था उसने क्लोरिनेटेड लाइम डिफेंडेंट के स्टोर से खरीदा. अ टिन ऑफ. व्हेन द प्लेंटिफ ट्राई टू ओपन इट इन द यूजुअल वे by pressing the lid off with a spoon, the content flew on her face and injured her eyes. जो स्कैन खोलने का यूजुअल वे था, प्लेंटिफ ने उसी से उसे खोलने की कोशिश की लेकिन यूजुअल वे में खोलते हुए भी उस कंटेंट क्लोरिनेटेड लाइम का
जो हमारा प्लेंटिव था उसके ऊपर गिर गया और उसे इंजरी हो गई। द डिफेंडेंट न्यू ऑफ दिस डेंजर, और जो डिफेंडेंट था वो इसके बारे में जानता था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन उसने किसी भी तरह से ना तो प्लेंटिव को वार्न किया और ना ही इसके बारे में बताया। तो आगे जाके ये हेल्ड बताया गया, द डिफेंडेंट वर हेल्ड लायबल इन टोर्ट, जो डिफेंडेंट था उसे लायबल किया गया टोर्ट के अंदर। ये थी बात सेल्स ऑफ गुड के अंदर कॉन्ट्रैक्ट की। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में क्या होता है कि जो बेलर होता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चेक करते हैं। इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बेलर की वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगी। जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट करता है फॉर हायर, अगर उसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए हायर किया गया है, उसने पैसे लिए हैं, उसके लिए अलग होगी। और इस मेयर ग्रेटिटुअस बेलमेंट, ग्रेटिटुअस बेलमेंट होती है कि इसमें जो बेलर होता है उसका किसी तरह का कोई अपना स्वार्थ ना हो, कंसिडरेशन इसमें किसी तरह की उसकी ना हो। When a dangerous article is transferred under a contract of bailment, the responsibility of bailor will vary according to the fact whether the contract is one for hire or is a mere gratuitous bailment. अब देखते केस ऑफ हायर में क्या हुआ। इन केस ऑफ हायर द बेलर एक्सपोज द बेली फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क एंड द बेलर इज लायबल फॉर द लॉस कॉज्ड बाय सच गुड एंड इट इज़ इमैटेरियल वेदर ही वाज अवेयर ऑफ फॉल्ट और नॉट। अगर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बेलमेंट के अंदर वो हायर के लिए हुआ है, मतलब किराए, उसने उसके लिए किराया चार्ज किया है, तो इसके अंदर जो है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क है और जो लॉस हुआ है किसको, बेली को, उस बेली को उसका उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा। और यह कुछ भी मायने नहीं रखता कि वह उस फॉल्ट के बारे में जानता था या नहीं जानता था। अब बात करते हैं इन केस ऑफ ग्रेटिटुअस बेलमेंट, it is bailor duty to disclose the fault of which he is aware or which interfere with the use of them, risk but not liable for the loss। जो ये ग्रेटिटुअस बेलमेंट का केस है इसके अंदर बेलर की ड्यूटी होगी कि वो सारी डिस्क्लोज करे फॉल्ट बेली को। और इन ग्रेटिटुअस बेलमेंट जो बेलर होगा वो लायबल नहीं होगा किसी भी तरह लॉस के बेली के। इसमें एक केस लो है, अब वो देखते हैं। हाइमन वर्सेस नाई एंड सन्स। द प्लेंटिफ हायर्ड अ कैरेज एंड हॉर्सेस फ्रॉम द डिफेंडेंट फ्रॉम अ पर्टिकुलर जर्नी। ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ बोल्ट इन द कैरेज इट वॉज अपसेट as a consequence of which the plaintiff was injured. Since the carriage was not reasonably fit for the purpose for which it was hired, the defendant was held liable. इसके अंदर क्या था कि प्लेंटिफ ने एक कैरेज हॉर्स के साथ डिफेंडेंट से किराए पर ली एक जर्नी के लिए। उस कैरेज का कोई बोल्ट डिफेक्टिव था जिसके कारण प्लेंटिफ को इंजरी हुई। सिंस द कैरेज वाज नॉट रीजनेबली फिट, जो कैरेज थी वो इस काम के लिए फिट नहीं थी जिसके लिए प्लेंटिफ ने उसे लिया था किराए पर। सो द डिफेंडेंट वाज हेल्ड लायबल।